एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है लीडरशिप नेतृत्व। इसका लेक्चर 2। नेतृत्व अथवा नेतृत्व शैलियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ लीडरशिप और लीडरशिप स्टाइल। नेतृत्व शैली का आशय कार्य समूह का नेतृत्व करते हुए नेता द्वारा अपनाई गई ऐसी व्यवहार विधि से है जिससे सामूहिक उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा और उत्साह से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जा सके। इसमें फ्रैंक लुथांस ने कहा है कि नेतृत्व शैली एक ढंग है, एक तरीका है जिसके द्वारा नेतृत्वकर्ता अपने अनुयायियों को प्रभावित करता है। किसी भी संस्था की सफलता या असफलता मुख्य तौर पर जो लीडरशिप की क्वालिटी है, स्टाइल है, उस पर निर्भर करती है, क्योंकि यह एक विशिष्ट प्रकार का आचरण और व्यवहार होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, ठीक उसी प्रकार से दो समान प्रकार के नेता भी सामान्यतः नहीं मिलते हैं। विभिन्न जो विद्वान हैं, विभिन्न विद्वानों ने जो नेता है उनकी स्टाइल्स के बारे में काफ़ी चर्चा की है। तो उनमें से उन विभिन्न विद्वानों के अनुसार कि ये किसी भी संस्था की सफलता के लिए नेतृत्व की किस शैली को अपनाया जाए, इसके लिए विभिन्न विद्वानों ने और जो प्रबंधकीय शास्त्री है उनके विचार अपने सामने आते हैं। तो उन विभिन्न विद्वानों के विचारों में जैसे फिडलर ने कहा है कि कार्यपरक और जो संबंधात्मक शैली है उसको इम्पोर्टेंस देने की बात कही है। वहीं किसी अन्य विद्वान ने पथ लक्ष्य विचारधारा में निर्देशात्मक, समर्थन मूल्य, सहभागिता मूलक आदि नेतृत्व शैलियों पर बल दिया है। लेकिन मुख्य तौर पर कुछ निम्नलिखित प्रकार की नेतृत्व शैलियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी है? उसमें फर्स्ट पॉइंट है निरंकुश अथवा तानाशाही नेतृत्व। जैसा कि नाम से क्लियर है, निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व के अंतर्गत इसमें जो नेता है वो ही सर्वे सर्वा होता है और अधीनस्थों को वही सब कार्य करना पड़ता है जो नेता के द्वारा बताया जाता है। इस प्रकार की नेतृत्व प्रणाली के अंतर्गत सारे के सारे जो अधिकार है वो उस पर्टिकुलर नेता या लीडर के पास केंद्रित होते हैं। वह स्वयं ही संस्था के उद्देश्यों, नीतियों को निर्धारित करता है और अधीनस्थों को कार्य करने के लिए आदेश और निर्देश देता है। अधीनस्थ जो निर्देशित कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं, उन्हें किसी भी प्रकार के विरोध उनके द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध करने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। इसके विपरीत यदि अधीनस्थ उनके द्वारा निर्देशित और आदेशित कार्य को पूरा नहीं करते हैं, तो इस प्रकार के नेतृत्व के अंतर्गत कार्य करने वाले जो अधीनस्थ है उनके प्रति जो नेता है उन्हें दंडित भी कर देता है। निरंकुश या तानाशाही नेतृत्व शैली के प्रकार। निरंकुश नेतृत्व शैली मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। फर्स्ट है शोषक निरंकुश नेतृत्व। शोषक निरंकुश नेतृत्व के अंतर्गत जो नेता है वो सर्वे सर्वा ही नहीं होता है, बल्कि अपने अधीनस्थों का शोषण भी करता है, एक्सप्लॉयटेशन भी करता है। वह उनके हितों और समस्याओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, बल्कि उसका मेन जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, उनको कार्य पूरा करवाना ही होता है। ऐसे नेतृत्व को प्राय नकारात्मक नेतृत्व यानी नेगेटिव लीडरशिप के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होता है परोपकारी या हितकारी निरंकुश नेतृत्व। इस प्रकार की नेतृत्व शैली में जो नेता है वो निरंकुश तो होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, परोपकारी होता है। वह दूसरों का बुरा करके अपना कार्य करवाने में बिलीव नहीं करता है। वह पुरस्कार और प्रेरणा जो प्रदान करके अपना जो पूरा कार्य करवाने का प्रयास करता है। अब जो निरंकुश नेतृत्व शैली है उसके कौन कौन से लाभ होते हैं? उसमें फर्स्ट है इससे आदेश की एकता बनी रहती है। फिर अधीनस्थों जो नेता है उसका अधीनस्थों पर कड़ा नियंत्रण होता है, इसलिए वो जो भी चाहे वो कार्य आसानी से करवा सकता है। फिर नेक्स्ट है शीघ्र और स्पष्ट निर्णय। इसमें सारे के सारे डिसीजन नेता के द्वारा लिए जाते हैं, तो जो डिसीजन है वो आसानी से लिए जाते हैं और शीघ्र लिए जा सकते हैं।
फिर नेक्स्ट है योजनाओं का आसानी से क्रियान्वयन होता है। एंड लास्ट पॉइंट है, इसमें जो अधीनस्थों के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो एक ही नेता के द्वारा आदेशित और निर्देशित होते हैं, जिससे उनके द्वारा किए गए कार्यों में आसानी से क्या हो जाता है, समन्वय की सुविधा प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है दोष। अब इसके कई दोष होते हैं, जैसे इसमें फर्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की सृजनशीलता और उत्साह में कमी आ जाती है, क्योंकि इसमें नेता ने जो डायरेक्शन दिए उन दिए गए डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग उन्हें कार्य करना पड़ता है। उन्हें अपने मन से कोई कार्य करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिससे उनमें जोश और जो सृजनशीलता है उसकी कमी आ जाती है। नेक्स्ट है पहलपन की समाप्ति हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कर्मचारियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। फिर नेक्स्ट है इससे अधीनस्थों के जो मनोबल है उसमें कमी आ जाती है, क्योंकि उनकी इच्छा की कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहती है। फिर नेक्स्ट है अधीनस्थों को गलत परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो सारे के सारे जो डायरेक्शंस हैं, जो आदेश है, वो किसके द्वारा दिए गए, एक नेता के द्वारा दिए गए हैं। उन्होंने तो सिर्फ कार्य किया है, इसलिए अगर मान लो कार्य को ठीक प्रकार से नहीं होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन माना जाता है, नेता ही रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। एंड लास्ट पॉइंट है इससे अधीनस्थों का जो प्रबंध की विकास है वो रुक जाता है। प्रजातांत्रिक अथवा जनतांत्रिक नेतृत्व प्रणाली। नेतृत्व की इस शैली के अंतर्गत इसमें जो प्रबंध की सत्ता है यानी नेता है उसमें केंद्रित न होकर विकेंद्रित होती है। नीतियाँ, पद्धतियाँ और उपक्रमों आदि का निर्धारण वो स्वयं न करके अपने अधीनस्थों से विचार विमर्श करके करते हैं। इसलिए नेता अपने अनुयायियों के सुझावों, विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं और सुविधाओं पर ही पूरा ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपने अनुयायियों यानी अधीनस्थों के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण रखने का प्रयास करते हैं। अब जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली है इसकी कई विशेषताएं दृष्टिगोचर होती है। उसमें फर्स्ट पॉइंट है ये जो शैली है वो इस मान्यता पर आधारित है कि अधीनस्थ कार्य करना चाहते हैं। नेक्स्ट है अधीनस्थों के सुझाव, शिकायतों, समस्याओं आदि पर पर्याप्त ध्यान दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें जो नेता है वो अपने अधीनस्थों को प्रबंध में सहभागिता प्रदान करता है। फिर नेक्स्ट है द्विमार्गीय संचार व्यवस्था होती है, यानी इसमें जो संचार व्यवस्था है वो ऊपर से नीचे भी होती है और नीचे से ऊपर भी होती है। एंड लास्ट पॉइंट है सभी निर्णय संबंधित व्यक्तियों को लेने का इसमें अधिकार होता है। अब नेक्स्ट है इसके लाभ। जो प्रजातांत्रिक नेतृत्व शैली है उसके कौन कौन से लाभ या कौन कौन से एडवांटेजेस प्राप्त होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है जो अधीनस्थ हैं, अधीनस्थों को अपनी क्षमताओं का पूर्ण विकास करने का अवसर प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है इससे जो काम करने वाले कर्मचारी अधीनस्थ हैं या जो अनुयायी हैं उनके मनोबल में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है नेता और अनुयायियों के मध्य मानसिक और भावनात्मक सहभागिता को प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कार्य और संगठन के प्रति जो कर्मचारी है, अनुयायी है, उनकी अभिरुचि में वृद्धि होती है। और लास्ट है संस्था में तनाव मुक्त वातावरण का निर्माण होता है, जिससे जो काम करने वाले डिफरेंट एम्प्लॉयज़ है, अनुयायी है, वो भय मुक्त होकर कार्य करते हैं। दोष। इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत निर्णय लेने में देरी होने की संभावना होती है, क्योंकि इसमें निर्णयों से पूर्व जो भी संबंधित व्यक्ति है उनसे परामर्श किया जाता है। फिर नेक्स्ट है इसमें किसी भी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराना कठिन होता है, क्योंकि इसमें सहभागिता और परामर्श के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें कुछ लोगों द्वारा नेता को अकुशल और अयोग्य माना जाता है, क्योंकि जो नेता है वो डिसीजन मेकिंग का जो पावर है वो अनुयायियों को देता है। फिर नेक्स्ट है कुछ जटिल प्रकार के संगठनों के लिए यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है, और साथ ही जो कुछ अत्यावश्यक कार्य होते हैं उनके लिए भी यह विधि उपयुक्त नहीं मानी जाती है। स्वतंत्रवादी या उदारवादी नेतृत्व शैली। इस प्रकार की नेतृत्व शैली के अंतर्गत अधीनस्थों और अनुयायियों के कार्यों में प्राय हस्तक्षेप नहीं करता है या बहुत ही कम हस्तक्षेप करता है। जो नेता है वो अधीनस्थों को
स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। इस नेतृत्व प्रणाली या शैली में अधीनस्थ संस्था के उद्देश्यों के अनुसार अपने उद्देश्यों को स्वयं निर्धारित करते हैं। अधीनस्थ अपने से संबंधित सभी कार्यों की योजनाएं स्वयं बनाते हैं और साथ ही इम्प्लीमेंटेशन का कार्य भी वो खुद ही करते हैं। अपने से संबंधित सभी निर्णय लेने का अधिकार अधीनस्थों को ही होता है। इस प्रकार इस नेतृत्व शैली के अंतर्गत अधिकारों का पूर्णतः विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी होती है और नेता अपने अधिकारों और शक्तियों का उपयोग प्राय नहीं करता है, बल्कि वह अधीनस्थों को अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन करने में विश्वास करता है। सिर्फ जो संकटकालीन परिस्थितियां हैं उसमें अधीनस्थों के कार्यों में वह हस्तक्षेप करता है। बस समय समय पर जो नेता है वो अपने अधीनस्थों के द्वारा किए गए कार्यों की प्रगति की जानकारी प्राप्त करता रहता है। अब इस शैली के क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इस प्रणाली के अंतर्गत जो अधीनस्थ हैं उनकी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें जो कर्मचारी हैं, जो अनुयायी हैं, उनको कार्य करने में पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। फिर नेक्स्ट है इस प्रणाली के अंतर्गत निर्णय में शीघ्रता होती है, शीघ्रता से निर्णय लिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें जो कर्मचारी अनुयायी है उनका मनोबल में वृद्धि होती है तथा वे पूर्ण रूप से कार्य करने के लिए मोटिवेट होते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है इस प्रणाली के अंतर्गत जो कर्मचारी है, अनुयायी है, अधीनस्थ है, उनमें उत्तरदायित्व की भावना का भी विकास किया जा सकता है। इसके इस शैली के कौन कौन से दोष होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है समन्वय की समस्या। अब इस शैली के अंतर्गत जब प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करता है तो इससे संस्था में समन्वय की समस्या का जन्म हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें अधीनस्थों और नेता की अकुशलता की दशा में संस्था में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था फैलने का भय रहता है। फिर नेक्स्ट है कि जो नेता है या उच्च प्रबंधक का संस्था के विभिन्न विभागों और अधीनस्थों पर नियंत्रण ढीला पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट है कि कुछ कार्यों के लिए यह प्रणाली अनुपयोगी सिद्ध हो सकती है। एंड इस प्रकार से मैंने आज आप लोगों को नेतृत्व की डिफरेंट स्टाइल्स के बारे में चर्चा की। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।